Chapter 7. Finite and non-finite verbs. The verb is a word that expresses an action, a feeling, possession, state of being or existence. क्रिया एक ऐसा शब्द है जो क्रिया, भावना, स्वामित्व, अस्तित्व की स्थिति या अस्तित्व को व्यक्त करता है। यह वाक्य यह बताता है कि क्रिया वह शब्द होती है जो किसी कार्य, भावना, स्थिति या अस्तित्व को व्यक्त करती है। Examples. 1. My mother cooked delicious food. मेरी माँ ने स्वादिष्ट खाना पकाया। 2. श्याम reads the book. श्याम किताब पढ़ता है। 3. I feel happy. मुझे खुशी महसूस हो रही है। 4. The peon rings the bell. चपरासी घंटी बजाता है। यह उदाहरण क्रियाओं के उपयोग को दर्शाते हैं, जिनसे विभिन्न कार्यों, भावनाओं और स्थितियों को व्यक्त किया गया है। There are two types of verb, I, finite verb and 2, non-finite verb. क्रिया के दो प्रकार होते हैं, I, सीमित क्रिया, finite verb, और 2, असीमित क्रिया, non-finite verb. यह पंक्ति बताती है कि क्रिया को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सीमित, finite, और असीमित, non-finite. Finite verb. Finite verbs change their forms when there is change in the number of person of the subject. Finite verbs also have different forms in different tense. सीमित क्रियाएं तब अपनी रूप बदलती हैं जब विषय के व्यक्ति के संख्या में परिवर्तन होता है। सीमित क्रियाओं के विभिन्न कालों में अलग अलग रूप होते हैं। यह पंक्ति बताती है कि सीमित क्रियाएं विषय के व्यक्ति और संख्या के अनुसार बदलती हैं और इनकी रूप बदलने की प्रक्रिया काल, टेंस, के अनुसार भी होती है। Examples. 1. नेहा प्लेस द पियानो. नेहा पियानो बजाती है। 2. माई सिस्टर लर्नड इंग्लिश ऑन हॉलिडे. मेरी बहन ने छुट्टियों में अंग्रेजी सीखी। 3. भूमि इज रनिंग टू वर्क एवरी डे. भूमि हर दिन काम पर दौड़ रही है। 4. मदर इज गिविंग रोहन ए मेनेसिंग लुक. माँ रोहन को एक खतरनाक नजर से देख रही है। यह उदाहरण सीमित क्रियाओं के उपयोग को दर्शाते हैं, जहाँ क्रियाएं विषय की संख्या और काल के अनुसार बदल रही हैं। Types of finite verb. सीमित क्रिया के प्रकार. In English language, there are two types of finite verb. अंग्रेजी भाषा में सीमित क्रिया के दो प्रकार होते हैं। 1. ट्रांजिटिव वर्ब क्रियात्मक क्रिया। 2. इंट्रांजिटिव वर्ब निष्क्रिय क्रिया। यह पंक्ति बताती है कि अंग्रेजी में सीमित क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, क्रियात्मक क्रिया जो किसी ऑब्जेक्ट पर निर्भर होती है और निष्क्रिय क्रिया जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के प्रयोग होती है। ट्रांजिटिव वर्ब. क्रियात्मक क्रिया. Transitive verbs require an object to complete their meaning. क्रियात्मक क्रियाओं को उनके अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यह वाक्य यह बताता है कि क्रियात्मक क्रियाएं तब पूरी होती हैं जब इन्हें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। Examples. 1. निधि डांसेस इन दी ग्राउंड. निधि मैदान में नाचती है। 2. दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन. पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। 3. अमित एंड अमिता इज मेकिंग दी पेंटिंग. अमित और अमिता पेंटिंग बना रहे हैं। 4. द ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस फास्टली. चालक बस को तेजी से चला रहा है। यह उदाहरण क्रियात्मक क्रियाओं के हैं।
जहां क्रियाएं किसी ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, निष्क्रिय क्रिया। Intransitive verbs do not require an object to complete their meaning. निष्क्रिय क्रियाओं को उनके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। यह वाक्य यह बताता है कि निष्क्रिय क्रियाएं बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपने अर्थ को पूरा करती हैं। Examples: 1. The baby sleeps noisily. बच्चा शोर से सो रहा है। 2. The boy cried loudly. लड़का जोर से रोया। 3. Every single person voted. हर एक व्यक्ति ने मतदान किया। 4. I sneezed from the dust. मैंने धूल से छींक मारी। यह उदाहरण निष्क्रिय क्रियाओं के हैं, जहां क्रियाएं बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपने अर्थ को पूरा करती हैं। नॉन-फाइनाइट वर्ब, गैर सीमित क्रिया। A non-finite verb is a form of the verb that does not show a distinction in number, person or tense and normally cannot stand alone as the main verb in a sentence. It contrasts with a finite verb, which shows tense, number and person. गैरसीमित क्रिया वह क्रिया है जो संख्या, व्यक्ति या काल में कोई अंतर नहीं दिखाती है और सामान्यतः वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में अकेले खड़ी नहीं हो सकती। यह सीमित क्रिया से अलग होती है, जो काल, संख्या और व्यक्ति को दर्शाती है। यह वाक्य यह बताता है कि गैरसीमित क्रिया वह होती है जो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में नहीं हो सकती और इसमें काल, संख्या या व्यक्ति का भेद नहीं होता। Examples: 1. It is dangerous to drive on this slippery road. इस फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाना खतरनाक है। 2. We are ready to play now. हम अब खेल खेलने के लिए तैयार हैं। 3. I needed a sound sleep to calm my mind. मुझे अपने मन को शांत करने के लिए एक अच्छी नींद चाहिए थी। 4. Walking is a habit you should develop from the beginning. चलना एक आदत है जिसे आपको शुरुआत से ही विकसित करना चाहिए। यह उदाहरण गैरसीमित क्रियाओं के हैं, जहां क्रिया का रूप संख्या, काल या व्यक्ति से स्वतंत्र होता है और यह वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में नहीं आता है। Remember it. Except for modal auxiliaries, all verbs have non-finite forms. A non-finite phrase or clause is a word group that contains a non-finite verb form as its central element. मॉडल सहायक क्रियाओं को छोड़कर सभी क्रियाओं के गैरसीमित रूप होते हैं। एक गैरसीमित वाक्यांश या उपवाक्य वह शब्द समूह होता है जिसमें एक गैरसीमित क्रिया रूप उसका केंद्रीय तत्व होता है। यह पंक्ति यह बताती है कि अधिकांश क्रियाओं के गैरसीमित रूप होते हैं और ऐसे वाक्यांश या उपवाक्य होते हैं जिनमें एक गैरसीमित क्रिया को केंद्रीय रूप में प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ नॉन-फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स, गैरसीमित क्रिया रूपों के प्रकार। इन इंग्लिश लैंग्वेज, 3 टाइप्स ऑफ नॉन-फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स एग्जिस्ट। अंग्रेजी भाषा में 3 प्रकार के गैरसीमित क्रिया रूप होते हैं। इन्फिनिटिव अनंत क्रिया जेरेंस गर्वण पार्टिसिपल्स भागीदार। यह वाक्य यह बताता है कि अंग्रेजी में 3 प्रकार के गैरसीमित क्रिया रूप होते हैं: अनंत क्रिया, गर्वण और भागीदार। इन्फिनिटिव्स, अनंत क्रिया। An infinitive is a verb form often preceded by the particle to that can function as a noun, an adjective, or an adverb. However, there are certain exceptions. An infinitive will lose its to when it follows certain verbs, see, let, help, etc. There are several different uses of the infinitive.
They can be used alongside verbs, as a noun phrase, as a modifier, or in a question. एक अनंत क्रिया वह क्रिया रूप होती है जो अक्सर टू शब्द से पहले आती है और यह संज्ञा, विशेषण या क्रिया के रूप में कार्य कर सकती है। हालांकि कुछ अपवाद होते हैं। जब यह कुछ क्रियाओं जैसे सी, लेट, हेल्प आदि के बाद आती है तो टू का उपयोग नहीं किया जाता है। अनंत क्रिया के कई उपयोग होते हैं। इन्हें क्रियाओं के साथ संज्ञा वाक्यांश के रूप में, विशेषण के रूप में या प्रश्न में प्रयोग किया जा सकता है। यह पंक्ति अनंत क्रिया के बारे में बताती है जिसमें टू का उपयोग किया जाता है और इसे संज्ञा, विशेषण या क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ क्रियाओं के साथ यह टू के बिना भी प्रयोग हो सकती है। एग्जाम्पल्स: एक, हेल्प मी कैच दी फिश, मछली पकड़ने में मेरी मदद करो। 2, यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क बाय देन, तुम तब तक अपना काम खत्म कर लेना। 3, आई एम डिटरमाइंड टू लूज वेट बाय नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने तक वजन कम करने का संकल्प किया हूँ। 4, वन मस्ट टेक एग्जामिनेशन सीरियसली टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, किसी को अकादमिक में सफलता पाने के लिए परीक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण देते हैं कि कैसे अनंत क्रिया का उपयोग क्रिया, विशेषण और संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। इनमें टू का उपयोग क्रिया के रूप में किया गया है, जैसे टू लूज और टू एक्सेल। यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स: अनंत क्रियाओं का उपयोग with other verbs. Example: you already know that he will fail to complete the task. अन्य क्रियाओं के साथ तुम पहले से जानते हो कि वह कार्य पूरा करने में असफल रहेगा। As a noun phrase, example: to know me is to love me. संज्ञा वाक्यांश के रूप में मुझे जानना ही मुझे प्यार करना है। As an adjective, example: I request to see someone. विशेषण के रूप में मैं किसी को देखने का अनुरोध करता हूँ। As an adverb, example: she went to the UK university to study. क्रिया के रूप में वह यूके विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के लिए गई। Infinitives can be further classified as: अनंत क्रियाओं को और अधिक वर्गीकृत किया जा सकता है। To infinitive, when to is used before the base form, it is called to infinitive. जब to का उपयोग आधार रूप के पहले किया जाता है तो उसे to infinitive कहा जाता है। Examples: 1, we should not allow him to stay. हमें उसे रुकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 2, नित्या needs to leave for work early. नित्या को काम पर जल्दी जाना चाहिए। 3, you should teach your children to behave. आपको अपने बच्चों को अच्छा बर्ताव करना सिखाना चाहिए। 4, I did not offer to travel with him. मैंने उसके साथ यात्रा करने का प्रस्ताव नहीं दिया। यह उदाहरण टू इन्फिनिटिव के उपयोग को दर्शाते हैं, जहां टू का उपयोग क्रियाओं से पहले किया गया है। ये वाक्य टू को विभिन्न तरीकों से क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे अनुमति देना, आवश्यकता, सिखाना और प्रस्ताव देना। To infinitive is used to indicate the purpose or intention of an action. To infinitive का उपयोग क्रिया के उद्देश्य या इरादे को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: 1, the 3 bears went to find firewood. 3 भालू लकड़ी इकट्ठा करने गए। 2, she came to collect her paycheck. वह अपना वेतन चेक लेने आई।
यह वाक्य दर्शाता है कि जब हम किसी कार्य का उद्देश्य या कारण बताते हैं, तब हम टू इन्फिनिटिव का उपयोग करते हैं। टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। टू इन्फिनिटिव का उपयोग वाक्य के विषय के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल्स: एक, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। होना या न होना, यही सवाल है। दो, टू नो हर इज टू लव हर, उसे जानना ही उसे प्यार करना है। यह वाक्य यह बताते हैं कि जब किसी कार्य को मुख्य विषय के रूप में प्रस्तुत करना होता है, तब टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स। टू इन्फिनिटिव का उपयोग विशेषणों के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल्स: एक, द डॉग इज नॉटी टू डिस्ट्रॉय आवर काउच, कुत्ता हमारी सोफे को नष्ट करने के लिए शरारती है। दो, इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। यह वाक्य यह बताते हैं कि जब कोई विशेषण किसी क्रिया के उद्देश्य को व्यक्त करता है, तब हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड व्हेन मेकिंग ए कॉमेंट और जजमेंट अबाउट ए नाउन। टू इन्फिनिटिव का उपयोग संज्ञा के बारे में टिप्पणी या निर्णय देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स: एक, इट वॉज ए स्टूपिड प्लेस टू पार्क द व्हीकल, वाहन पार्क करने के लिए वह जगह मूर्खतापूर्ण थी। दो, दिस इज द राइट थिंग टू डू, यह करने के लिए सही काम है। यह वाक्य यह दर्शाते हैं कि जब हम किसी संज्ञा के बारे में टिप्पणी करते हैं या निर्णय लेते हैं, तब हम टू इन्फिनिटिव का उपयोग करते हैं। टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड विथ क्वेश्चन वर्ड्स। टू इन्फिनिटिव का उपयोग प्रश्न शब्दों के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल्स: एक, शी आस्क्ड मी हाउ टू यूज द वॉशिंग मशीन, उसने मुझसे पूछा कि वॉशिंग मशीन का उपयोग कैसे करना है। दो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, क्या आपको समझ में आता है कि क्या करना है। यह वाक्य यह बताते हैं कि जब हम किसी क्रिया को पूछने के लिए प्रश्न शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, तब हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, द इन्फिनिटिव विदाउट द मार्क to is called the bare infinitive. It is used after the modal auxiliaries and in some other places. Bare infinitive वह अनंतकालिक रूप जिसमें to का निशान नहीं होता, उसे bare infinitive कहा जाता है। इसका उपयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद और कुछ अन्य स्थानों पर किया जाता है। Examples: एक, the bear will eat you if they catch you. अगर भालू तुम्हें पकड़ ले तो वे तुम्हें खा जाएंगे। दो, यू शुड गिव इट ए ट्राई, तुम्हें इसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। तीन, अवी एंड श्री माइट गो टू द डांस पार्टी, अवी और श्री डांस पार्टी में जा सकते हैं। चार, आई कैन सिट हियर ऑल डे, मैं यहाँ पूरे दिन बैठ सकता हूँ। यह वाक्य बताते हैं कि जब टू का प्रयोग नहीं किया जाता और शब्दों के बाद मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं, तब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरीज। बेयर इन्फिनिटिव का उपयोग ऑक्सिलरीज के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल्स: एक, ही शुड गिव हर सम मनी, उसे कुछ पैसे देने चाहिए। दो, शी कांट स्पीक टू यू, वह तुमसे बात नहीं कर सकती। यह वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का उपयोग करते हैं, तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। बेयर इन्फिनिटिव का उपयोग परसेप्शन क्रियाओं के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल्स: एक, दे सॉ अस वॉक टुवर्ड द लेक,
उन्होंने हमें झील की ओर जाते हुए देखा। Though she felt the spider crawl up her leg. उसने अपने पैर पर मकड़ी को रेंगते हुए महसूस किया। यह वाक्य यह बताते हैं कि जब हम किसी क्रिया के बाद पर्सीव करने वाली क्रिया का उपयोग करते हैं, तब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। The question word why is followed by the bare infinitive when making suggestion. सुझाव देने पर why प्रश्न शब्द के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। Examples: एक why leave before the end of the game? खेल खत्म होने से पहले क्यों जाएं? दो why walk when we can go in the car? जब हम कार से जा सकते हैं तो क्यों चलें? यह वाक्य बताते हैं कि जब हम सुझाव देते हैं तब why के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। Remember it. Certain contexts call for the to infinitive form, and certain contexts call for the bare infinitive. They are not normally interchangeable, except in occasional instances like after the verb dare, feel, help, bid, know, hear, let, make, need, notice, see and watch. कुछ संदर्भों में टू इन्फिनिटिव रूप की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ संदर्भों में बेयर इन्फिनिटिव की आवश्यकता होती है। ये सामान्यतः आपस में बदले नहीं जा सकते, सिवाय कुछ विशिष्ट क्रियाओं के जैसे डेयर, फील, हेल्प, बिड, नो, हियर, लेट, मेक, नीड, नोटिस, सी और वॉच के बाद। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि कुछ विशेष संदर्भों में ही टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, और सामान्यतः ये आपस में बदले नहीं जा सकते, सिवाय कुछ क्रियाओं के। Gerunds. The words that are formed with verbs but act as nouns are called gerunds. They are very easy to spot, since every gerund is a verb with ing tagged to its stall. Here are no exceptions to this rule. वे शब्द जो क्रियाओं से बने होते हैं, लेकिन संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें जेरंड्स कहा जाता है। इन्हें पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि हर जेरंड एक क्रिया होती है जिसमें ing जोड़ा जाता है। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। यह पंक्ति यह बताती है कि जेरंड्स ऐसे शब्द होते हैं जो क्रियाओं से बने होते हैं, लेकिन संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं, और इनका अंत हमेशा ing से होता है। Examples: एक वॉकिंग इज ए हेल्दी एक्सरसाइज। चलना एक स्वस्थ व्यायाम है। दो रीडिंग इज ए गुड हॉबी। पढ़ना एक अच्छा शौक है। तीन ही केप्ट ऑन आस्किंग क्वेरीज। उसने सवाल पूछना जारी रखा। चार स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह वाक्य जेरंड्स के उदाहरण हैं, जिनमें क्रियाओं को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है और सभी में ing का प्रयोग हुआ है। यूज ए जेरंड और एन इन्फिनिटिव। जेरंड या इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। Both gerunds and infinitives can be used as the subject or the complement of a sentence. However, as subjects or complements, gerunds usually sound more like normal, spoken English, whereas infinitives sound more abstract. दोनों gerund और infinitive को वाक्य के विषय, subject या पूरक, complement के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि विषय या पूरक के रूप में जेरंड्स सामान्यतः बोलचाल की अंग्रेजी की तरह लगते हैं, जबकि इन्फिनिटिव्स अधिक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों ही वाक्य में विषय या पूरक के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जेरंड्स अधिक सामान्य और बोली जाने वाली अंग्रेजी में होते हैं,
जबकि इन्फिनिटिव्स ज्यादा अमूर्त और विचारात्मक होते हैं। जेरेंड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जेरेंड के रूप में वाक्य का विषय। एग्जाम्पल्स। एक, फ्लाइंग मेक्स मी नर्वस। उड़ना मुझे घबराहट देता है। 2, ब्रशिंग योर टीथ इज इम्पॉर्टेंट। दांत ब्रश करना महत्वपूर्ण है। यह उदाहरण जेरेंड को वाक्य के विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां क्रिया को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जेरेंड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। जेरेंड के रूप में क्रिया टू बी का पूरक। एग्जाम्पल्स। एक, वन ऑफ दिस ड्यूटीज इज अटेंडिंग मीटिंग्स। इन कर्तव्यों में से एक है बैठकों में भाग लेना। 2, वन ऑफ लाइफ्स प्लेजर्स इज हैविंग ब्रेकफास्ट इन बेड। जीवन के सुखों में से एक है बिस्तर पर नाश्ता करना। यह वाक्य जेरेंड को टू बी क्रिया के पूरक के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे कार्य या स्थिति को व्यक्त किया जाता है। जेरेंड आफ्टर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बाद जेरेंड का प्रयोग। एग्जाम्पल्स। एक, कैन यू स्नीज विदाउट ओपनिंग योर माउथ। क्या आप बिना मुंह खोले छींक सकते हैं। 2, माई फादर डिसाइडेड अगेंस्ट पोस्टपोनिंग हिज ट्रिप टू हंगरी। मेरे पिताजी ने अपनी हंगरी यात्रा को स्थगित करने के खिलाफ निर्णय लिया। यह उदाहरण प्रीपोजिशंस के बाद जेरेंड के प्रयोग को दर्शाते हैं, जो क्रिया को संज्ञा के रूप में उपयोग करते हैं। Participles. Participles are those non-finite verbs which modify the verb in such a way that they become adjectives, that is, they describe another word in the given sentence. Participles वे गैर परिमित क्रियाएं होती हैं जो क्रिया को इस तरह से बदल देती हैं कि वे विशेषण बन जाती हैं, अर्थात वे दिए गए वाक्य में किसी अन्य शब्द का वर्णन करती हैं। यह वाक्य यह बताता है कि पार्टिसिपल्स विशेषण क्रियाएं किसी क्रिया को विशेषण के रूप में बदल देती हैं और वाक्य में किसी अन्य शब्द का वर्णन करती हैं। एग्जाम्पल्स। एक, हियरिंग ए लाउड नॉइज द बॉय वोक अप। तेज आवाज सुनकर लड़का जाग गया। 2, ओपनिंग द बॉक्स द लेडी फाउंड ए स्टोलन जेम। बॉक्स खोलते हुए महिला ने एक चुराई हुई मणि पाई। 3, शी शोड अस ए प्लेट ऑफ स्कोन्स क्रैम्ड विद क्रीम। उसने हमें क्रीम से भरे स्कोन की एक प्लेट दिखाई। 4, ड्रिवन बाय रेन वी टुक शेल्टर अंडर ए ट्री। बारिश से प्रेरित होकर हमने एक पेड़ के नीचे शरण ली। यह उदाहरण पार्टिसिपल्स के प्रयोग को दर्शाते हैं, जहां क्रिया वर्ब को विशेषण एडजेक्टिव के रूप में बदलकर किसी अन्य शब्द का वर्णन किया गया है। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के प्रकार। पार्टिसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पार्टिसिपल्स को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्तमान पार्टिसिपल। यह वाक्य बताता है कि पार्टिसिपल्स के 3 प्रकार होते हैं और इस खंड में वर्तमान पार्टिसिपल के बारे में बताया जा रहा है। Those participles which represent a going on, incomplete or imperfect action are known as present participles. वे पार्टिसिपल्स जो एक चल रहे अधूरे या अपूर्ण क्रिया को दर्शाते हैं, उन्हें वर्तमान पार्टिसिपल्स कहा जाता है। यह वाक्य वर्तमान पार्टिसिपल्स के बारे में बताता है, जो एक अधूरी या चल रही क्रिया को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल्स। एक, नॉकिंग एट द डोर ही डिमांडेड एडमिशन। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने प्रवेश की मांग की। 2, we met a girl carrying a basket full of vegetables. हम एक लड़की से मिले जो एक टोकरी में सब्जियां लिए हुए थी। 3, they were running towards the bus stop.
वे बस स्टॉप की ओर दौड़ रहे थे। 4. The old woman, thinking all was safe, attempted to cross the road. बुजुर्ग महिला सोचते हुए कि सब सुरक्षित है, सड़क पार करने की कोशिश की। यह उदाहरण वर्तमान पार्टिसिपल्स का उपयोग दर्शाते हैं जो किसी क्रिया वर्ब के चलने की अवस्था या अधूरी अवस्था को व्यक्त करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, those participles which represent a complete action or state of things spoken of are known as past participles. वे participles जो एक पूर्ण क्रिया या स्थिति को व्यक्त करते हैं, उन्हें past participles कहा जाता है। यह वाक्य यह बताता है कि past participles वे होते हैं जो किसी पूर्ण क्रिया या स्थिति को दर्शाते हैं। Examples: 1. We saw trees laden with fruits. हमने पेड़ देखे जो फलों से लदे हुए थे। 2. Do not waste time staring at a closed door. बंद दरवाजे को घूरते हुए समय बर्बाद मत करो। 3. The cars produced in Japan are nice. जापान में उत्पादित कारें अच्छी हैं। 4. She peeped through a broken window. उसने एक टूटी हुई खिड़की से झांका। यह उदाहरण पास्ट पार्टिसिपल्स के उपयोग को दर्शाते हैं जहां क्रिया पूरी हो चुकी होती है या किसी स्थिति को व्यक्त किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल, those participles which represent an action as completed at some time in the past are known as perfect participles. वे पार्टिसिपल्स जो किसी क्रिया को अतीत में किसी समय पूर्ण रूप से किया हुआ दर्शाते हैं, उन्हें परफेक्ट पार्टिसिपल्स कहा जाता है। यह वाक्य यह बताता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल्स वे होते हैं जो किसी क्रिया को अतीत में पूर्ण रूप से दर्शाते हैं, यानी जो क्रिया पूरी हो चुकी है। Examples: 1. Having written a letter, I posted it. एक पत्र लिखने के बाद मैंने उसे पोस्ट किया। 2. Having failed in the exam, she repented. परीक्षा में असफल होने के बाद उसने पछताया। 3. Having finished the work, we went for a walk. काम खत्म करने के बाद हम सैर पर गए। 4. Having worked in the garden all day, the boy got tired. पूरे दिन बाग में काम करने के बाद लड़का थक गया। यह उदाहरण परफेक्ट पार्टिसिपल्स के उपयोग को दर्शाते हैं जहां किसी क्रिया को अतीत में पूरा किया गया होता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, those participles which are used as simple qualifying adjectives in front of nouns are called participle adjectives. वे पार्टिसिपल्स जो संज्ञाओं के सामने सरल गुणसूचक विशेषण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। यह वाक्य यह बताता है कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो किसी संज्ञा के सामने गुणसूचक विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। Examples: 1. A rolling stone gathers no moss. एक घूमता हुआ पत्थर कभी भी मखास नहीं जमा करता। 2. A burnt child dreads fire. एक जलता हुआ बच्चा आग से डरता है। 3. His tattered coat needs mending. उसकी फटी हुई कोट को मरम्मत की जरूरत है। 4. He is a learned man. वह एक ज्ञानी व्यक्ति है। यह उदाहरण पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स के उपयोग को दर्शाते हैं जहां पार्टिसिपल्स को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष: वर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्रिया, भावना, अधिकार या अस्तित्व की स्थिति को व्यक्त करता है। वर्ब्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। फाइनाइट वर्ब्स जो व्यक्ति, संख्या या काल के अनुसार बदलते हैं। उदाहरण: नेहा प्लेस द पियानो, द बेबी स्लीप्स नॉइजली। प्रकार:
ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। उदाहरण, निधि डांसेस इन दी ग्राउंड। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, द बॉय क्राइड लाउडली। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो व्यक्ति, संख्या या काल के अनुसार नहीं बदलते। उदाहरण, वॉकिंग इज हेल्दी एक्सरसाइज। प्रकार, इन्फिनिटिव्स टू के साथ क्रिया का आधार रूप। उदाहरण, टू स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। जेरेंड्स आईएनजी जोड़कर बनी क्रियाएं जो संज्ञा की तरह काम करती हैं। उदाहरण, रीडिंग इज अ गुड हॉबी। पार्टिसिपल्स वर्ब के ऐसे रूप जो विशेषण का काम करते हैं। उदाहरण, हियरिंग अ नॉइज द बॉय वोक अप। पार्टिसिपल्स के प्रकार, प्रेजेंट पार्टिसिपल अधूरी या हो रही क्रिया को दर्शाते हैं। उदाहरण, नॉकिंग एट द डोर। पास्ट पार्टिसिपल पूरी हुई क्रिया को दर्शाते हैं। उदाहरण, ट्रीज लादेन विद फ्रूट्स। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी पूरी हुई क्रिया को समय विशेष में व्यक्त करते हैं। उदाहरण, हैविंग रिटन लेटर। वह वाक्य की संरचना और अर्थ स्पष्ट करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।